हेलो फ्रेंड्स, हम 750 ईडी के बाद के उस पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं जब प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी के बीच में कन्नौज को लेकर एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था। पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने पाल डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी को कवर कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। प्रतिहार डायनेस्टी को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। अभी आप मैप में प्रतिहार डायनेस्टी के जिस लोकेशन को हाईलाइटेड रूप में देख रहे हैं वो रीजन है गुजरात और मालवा रीजन। बट शुरुआत में ऐसा नहीं था। गुर्जर प्रतिहारों की शुरुआत कबीलों के रूप में हुई थी। ये कबीले ज़्यादातर इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में हुआ करते थे, खासकर राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स में और वेस्टर्न यूपी में। ये कबीले मुख्यतः पेस्टोरलिस्ट और फाइटर प्रवृत्ति के थे, यानी इनकी दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। पहली ये कि ये नए पास्चर्स की तलाश में अपनी जगह लगातार बदलते रहते थे और दूसरी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि इनके लिए लड़ाई एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरह थी और इनके डेली रूटीन का पार्ट थी। तो जब इस तरह के बहुत सारे कबीलों ने आपस में मिलकर गुर्जर प्रतिहार नाम की डायनेस्टी को शुरू किया तो इस किंगडम के जो सबसे पहले प्रोमिनेंट रूलर थे उनका नाम था नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट ने गुर्जर प्रतिहार किंगडम की शुरुआत राजस्थान की एक छोटी सी जगह से की थी। इस जगह को गुर्जर देश कहा गया। ये जगह आज की डेट में सदर्न राजस्थान और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात वाले रीजन में देखी जा सकती है। गुर्जर देश की कैपिटल भीनमल को बनाया गया और नागभट्ट फर्स्ट का रूल 730 एडी से लेकर 760 एडी तक चला और यही वो समय था जब सिंध, जो कि आज के पाकिस्तान में है, उसे अरब रूलर्स ने इन्वेड कर लिया था। ये इन्वेजन अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम और जुनैद की कमांड में हुआ था। सिंध को इन्वेड करने के बाद अरब रूलर्स की लगातार ये कोशिश थी कि वो अपने टेरिटोरियल एरिया को सिंध के आगे भी एक्सटेंड करें, बट वो अपने टेरिटोरियल एरिया को सिंध के आगे एक्सटेंड नहीं कर पाए क्योंकि गुर्जर प्रतिहार और चालुक्याज उस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे। सिंध में बैठे अरब रूलर्स को कई बार नागभट्ट फर्स्ट और चालुक्य रूलर्स के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था। अब आपकी मेमोरी को थोड़ा रिफ़्रेश करते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चालुक्याज वही हैं जो डेक्कन रीजन को रूल किया करते थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी से पहले। राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने ही चालुक्याज को 755 एडी में डेक्कन में रिप्लेस किया था। अब वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अब तक के इस डिस्कशन के बेस पर हम ये समझ पा रहे होंगे कि सिंध में बैठे अरब रूलर्स क्यों सिंध के बाहर अपने टेरिटोरियल एरिया को एक्सटेंड नहीं कर पाए। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना कि सिंध के बाहर चाहे वो अपनी टेरिटोरियल एरिया को एक्सटेंड ना कर पाए हों, लेकिन सिंध पर उन्होंने अपनी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत बनाई थी कि इस रीजन में ये लोग 10th सेंचुरी एडी तक रूल करते रहे। लेकिन गुर्जर प्रतिहारों को उनसे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था। मान लीजिए कि इनमें एक तरह का अनसेड एग्रीमेंट हो गया था कि ना तुम हमारी टेरिटरी में घुसोगे और ना हम तुम्हारी टेरिटरी में घुसेंगे। चलिए अब गुर्जर प्रतिहारों की टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं। देखिए, ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि नागभट्ट वन ने 730 एडी से लेकर 760 एडी तक रूल किया। इनके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग थे वो थे वत्स राजा, जिन्होंने 780 एडी से लेकर 800 एडी तक रूल किया। इनके बाद आए नागभट्ट टू, जिन्होंने 800 एडी से लेकर 833 एडी तक रूल किया। इनके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर या कहें कि गुर्जर प्रतिहारों के सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल रूलर थे वो थे मिहिर भोज, जिन्हें भोज फर्स्ट भी कहा जाता है। इन्होंने 836 एडी से लेकर 885 एडी तक रूल किया। इनके बाद इनके बेटे महेंद्रपाल फर्स्ट ने 885 एडी से लेकर 909 एडी तक रूल किया। बट इनके सभी सक्सेसर्स काफ़ी ज़्यादा वीक थे और ऐसे में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी 1036 एडी में एंड हो गई। एक्चुअली बात यह है कि अगर एक आध वीक सक्सेसर्स के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग सक्सेसर आ जाए तो डायनेस्टी फिर भी चलती रहती है। फॉर एग्जांपल, नागभट्ट टू और मिहिर भोज के बीच में एक वीक सक्सेसर था, लेकिन इस बात से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अल्टीमेटली जब एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसर कुर्सी पर आ जाता है तो चीज़ों को संभाल लेता है। बट महेंद्रपाल वन के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग सक्सेसर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी में नहीं आ पाया और इसीलिए 1036 एडी में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी एंड हो गई। बट एंड की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले इन सभी रूलर्स के अचीवमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं नागभट्ट वन से। तो ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि इन्होंने ही गुर्जर देश की स्थापना की थी, जो कि आज के सदर्न राजस्थान और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात वाले रीजन में है, और गुर्जर देश की कैपिटल थी भीनमल। और इसके अलावा इनका एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ये भी था कि इन्होंने अरब्स को राजस्थान
पंजाब और गुजरात वाले रीजन्स में एक्सटेंड नहीं करने दिया। चलिए अब बात करते हैं वत्स राजा की, जिन्होंने 780 एडी से लेकर 800 एडी तक रूल किया। एक्चुअली इनके बारे में हम लोगों ने तब भी पढ़ा था जब हम लोग पाल डायनेस्टी की पॉलिटिकल हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था कि वत्स राजा जब पाल किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में ही राष्ट्रकूट किंग ध्रुव ने घेर लिया था, और जब फाइट राष्ट्रकूट किंग और गुर्जर प्रतिहार किंग वत्स राजा के बीच हुई तो वत्स राजा की वहाँ पर हार हुई और वो अपनी आर्मी को वापस से रीग्रुप और रीइंफोर्स करने के लिए राजस्थान की तरफ चले गए। और यही वो मौका था जिसका फ़ायदा उठाकर पाल रूलर धर्मपाल ने कन्नौज को कैप्चर कर लिया था। तो जब इस तरह की स्थिति में नागभट्ट 2 राजा बने तो उस समय कन्नौज पर पाल रूलर धर्मपाल का कंट्रोल हुआ करता था। नागभट्ट 2 ने धर्मपाल को डिफीट किया और कन्नौज को कैप्चर करके वापस से गुर्जर प्रतिहार किंगडम की कैपिटल बना लिया। अब ये जो पीरियड था नागभट्ट 2 और मिहिर भोज के बीच का, ये पीरियड है जस्ट 3 सालों का, 833 एडी से लेकर 836 एडी तक का। इस दौरान गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का एक वीक रूलर था जिसने कन्नौज को फिर से खो दिया, यानी कन्नौज वापस से गुर्जर प्रतिहारों की कैपिटल नहीं रहा। लेकिन जल्द ही इस स्थिति में सुधार आया क्योंकि अब 836 एडी में मिहिर भोज राजा बने, जिन्हें गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि इन्होंने कन्नौज को वापस से रिकैप्चर कर लिया और फिर से कन्नौज प्रतिहार किंगडम की कैपिटल बन गई। इसके बाद कन्नौज गुर्जर प्रतिहार किंगडम की कैपिटल एक बहुत ही लंबे समय तक बनी रही। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मिहिर भोज ने खुद 50 सालों तक रूल किया था। इस दौरान तो कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों की कैपिटल थी ही, इनके बाद भी काफ़ी समय तक कन्नौज ही गुर्जर प्रतिहारों की कैपिटल रही, क्योंकि इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ मिहिर भोज के ऊपर ही फोकस करें तो अच्छा है, क्योंकि इनके काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है। तो ना सिर्फ इन्होंने कन्नौज को कैप्चर किया बल्कि मालवा को भी कैप्चर किया था। इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इनके द्वारा इशूड कॉइन्स से भी मिलती है। इनके द्वारा इशूड सिल्वर कॉइन्स पर आप वराह की इमेज देख सकते हैं, जिन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, और इसी सिक्के के दूसरी तरफ आप आदि वराह लिखा हुआ देख सकते हैं। ये माना जाता है कि शायद मिहिर भोज ने ही अपने आप को आदि वराह का टाइटल दिया हुआ था, और अगर ऐसा है तो ये बात साफ हो जाती है कि भोज 1 यानी मिहिर भोज विष्णु भगवान के डिवोटी थे। और मिहिर भोज वैसे तो बहुत पावरफुल रूलर थे, लेकिन बंगाल तक अपनी टेरिटरीज़ को ये भी एक्सटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय बंगाल के रूलर थे पाल रूलर देवपाल, जिन्होंने 810 एडी से लेकर 850 एडी तक रूल किया। एक बार जब मिहिर भोज ने बंगाल तक अपनी टेरिटरीज़ को एक्सटेंड करने की कोशिश की तो देवपाल के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि देवपाल की डेथ हो जाने के बाद मिहिर भोज अपनी टेरिटरीज़ को ईस्ट में थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर पाए थे। अब ये भी अपने आप में एक बहुत ही अजीब सी बात है कि मिहिर भोज देवपाल से हारे तो सही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने बेटे का नाम भी महेंद्र पाल रख दिया, और ना सिर्फ अपने बेटे के नाम के आगे पाल जोड़ दिया बल्कि उनके जितने भी सक्सेसर्स थे उनका सरनेम ही पाल हो गया। तो चलिए अब मिहिर भोज के बेटे महेंद्र पाल फर्स्ट की डिटेल्स को कवर करते हैं। महेंद्र पाल फर्स्ट ने 885 एडी से लेकर 909 एडी तक रूल किया, और ऑब्वियस सी बात है कि मिहिर पाल ने अपने रूल के दौरान जितनी भी टेरिटरीज ऑक्यूपाई की होगी वो सारी की सारी महेंद्र पाल को ट्रांसफ़र हो गई। अब देखना ये है कि महेंद्र पाल फर्स्ट इन टेरिटरीज़ को और ज़्यादा एक्सटेंड कर पाएंगे या फिर एग्जिस्टिंग टेरिटरीज़ भी गंवा देंगे। एक्चुअली महेंद्र पाल एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे। उन्होंने राष्ट्रकूटों को डिफीट करके काठियावाड़ रीजन को कैप्चर किया, जो कि आज के गुजरात के सौराष्ट्र पेनिनसुला का पार्ट है। इसके अलावा इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की टेरिटरीज़ को मगध और नॉर्थ बंगाल तक एक्सटेंड किया। इतना ही नहीं, महेंद्र पाल फर्स्ट ने ईस्टर्न पंजाब और अवध को भी कैप्चर कर लिया था। बट ऐसा भी नहीं है कि ये कभी हारे नहीं। इनफैक्ट इनके रूल के दौरान कश्मीर के राजा ने गुर्जर प्रतिहारों के कुछ पंजाब वाली टेरिटरीज़ को एक्वायर कर लिया था, जो कि इनके लिए एक मेजर सेटबैक था। बट महेंद्र पाल फर्स्ट के रूल के दौरान गुर्जर प्रतिहारों का कन्नौज पर स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। कन्नौज अभी भी इनकी कैपिटल बनी रही। बट अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन के अलावा महेंद्र पाल फर्स्ट को अगर किसी और चीज़ के लिए जाना जाता है तो वो है इनके इंस्क्रिप्शंस के लिए। इनकी टेरिटोरियल एरिया में जगह जगह इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। हालांकि इन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यही बातें लिखी हुई हैं कि इन्होंने किसको क्या दान में दिया। महेंद्र पाल फर्स्ट के रूल के दौरान
सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन इनका रूल एंड हो जाने के बाद जितने भी इनके सक्सेसर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे। एक के बाद एक वीक सक्सेसर्स की लाइन लगी हुई थी। राष्ट्रकूटों ने इसका जमकर फ़ायदा उठाया। 915 एडी से लेकर 918 एडी के बीच इन 3 सालों में राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर इतनी ज़्यादा बार अटैक किया कि कन्नौज की हालत ख़राब हो गई। इसके अलावा राष्ट्रकूटों ने गुर्जर प्रतिहारों से गुजरात भी छीन लिया। और आपको पता होना चाहिए कि गुजरात ओवरसीज़ ट्रेड का हब हुआ करता था, जहाँ से नॉर्थ इंडिया के गुड्स वेस्ट एशियन कंट्रीज़ जाया करते थे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि गुजरात छिन जाने से गुर्जर प्रतिहारों की इकोनॉमी कितनी बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुई होगी। तो कहा जा सकता है कि 915 एडी से लेकर 918 एडी के बीच गुर्जर प्रतिहारों की जो टेरिटरीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। और इसके बाद गुर्जर प्रतिहारों को एक बड़ा झटका तब लगा जब 963 एडी में कृष्णा थर्ड ने नॉर्थ इंडिया को इन्वेड कर लिया और गुर्जर प्रतिहारों को हरा दिया। इससे गुर्जर प्रतिहारों की टेरिटरीज़ को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और अब तो आप ये मान लीजिए कि गुर्जर प्रतिहार बस अपने आखिरी दिनों का वेट कर रहे थे, और वो घड़ी भी जल्दी ही आ गई। 1036 एडी में गुर्जर प्रतिहार भारत के नक्शे से साफ हो गए। तो ये थी डिटेल्स गुर्जर प्रतिहारों की पॉलिटिकल हिस्ट्री की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।